जय हिंद, नमस्कार। देखो, आज से हम लोग अनुपात का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग सारा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट देखो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग बेसिक्स नहीं सीखेंगे तो फिर आगे सवाल बनाते समय प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए पहले सारा हम लोग देख लेंगे क्या क्या तरह के टर्म इसमें आते हैं जो कि जानने जरूरी है। उसके बाद फिर हम लोग बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि अनुपात होता क्या है। जब हम लोग अनुपात की बात करते हैं तो हमेशा एक तरह के टर्म का अनुपात करेंगे। मतलब जैसे अगर केजी का निकालना है तो केजी से ही अनुपात होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि किलोग्राम और लीटर का अनुपात कर लिए। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता है कि 5 केजी चावल और 3 लीटर दूध का क्या अनुपात होगा। भाई ऐसा नहीं होता। केजी का केजी से, लीटर का लीटर से, मीटर का मीटर से। ठीक है, डिस्टेंस है अगर तो डिस्टेंस से ही अनुपात होगा। चाल है तो चाल से अनुपात होगा। मतलब एक तरह के टर्म का अनुपात होता है। तो कहने का मतलब ये है कि दो समान तरह की राशियों या संख्याओं के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो समान तरह का होना जरूरी है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई कोहली अच्छा क्रिकेटर है या मेसी अच्छा फुटबॉलर है। इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। क्रिकेटर की तुलना क्रिकेटर से होगी, एक फुटबॉलर की तुलना फुटबॉलर से होगी। दोनों के करियर के आंकड़े नापे जाएंगे, किसने ज़्यादा शतक बनाए हैं, किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है ना। उसी तरीके से फुटबॉलर का ये देखा जाएगा कि भाई किसने ज़्यादा गोल मारे। तो क्रिकेटर और फुटबॉलर का जिस तरीके से कंपैरिजन नहीं हो सकता, उसी तरीके से आप चाल का अनुपात वजन से नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तरह का क्वांटिटी होना जरूरी है। आया बात समझ में। तो अगर A:B है कोई दो संख्या, तो उसके बीच में अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। 2:3, 5:4, इस तरीके से लिखा जाता है। एक बात और इम्पोर्टेंट इसमें ध्यान रखने का है कि ये जो अनुपात का चिन्ह है, ठीक है, 2:3 अगर लिखा हुआ है अनुपात के चिन्ह के साथ, तो इसका मतलब 2/3 ही होता है। ठीक है, बहुत साधारण सा बात है, फिर भी बता देना मेरा फर्ज है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। बाकी सबको पता ही होगा। अब देखो समानुपाती क्या होता है। समानुपाती मतलब समान अनुपात, है ना। समान अनुपात जो होता है वो इसी समानुपाती टर्म से निकल के आता है। कैसे आता है अभी आप लोग को पता चलेगा। देखो, समानुपाती का मतलब क्या है। क्या कहा जा रहा है कि अगर x बराबर कुछ ky हो, जहां k क्या है, एक अचर है। अचर मतलब कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि x y के समानुपाती है। और इसका सिंबल क्या होता है, देखो x समानुपाती y, ये समानुपाती का लिखने का तरीका है। ठीक है, मतलब अगर x समानुपाती y है तो इस समानुपात को तोड़ने के लिए कोई कांस्टेंट दिया जाता है, और उस कांस्टेंट को जब हम लोग यहां लगा देते हैं तो ये x बराबर ky का फॉर्म मिल जाता है। आया बात समझ में। जैसे आप लोग कई जगह पढ़े होंगे कि क्या होता है भाई, v बराबर IR, सुना है कहीं, पढ़ा होगा। क्या होता है ये, ओम्स लॉ, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट का क्वांटिटी जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप कह देते हैं कि ओम्स लॉ v बराबर IR है। नहीं, v बराबर IR नहीं है। उसने ये कहा था कि जो विभवांतर होता है वो उसमें दिए जाने वाले करंट के समानुपाती होता है। मतलब करंट बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगा, करंट घटेगा तो विभवांतर भी घटेगा। तो ऐसी स्थिति में इस अनुपात को, इस समानुपात को तोड़ने के लिए क्या कहा जाता है, एक कांस्टेंट यहाँ पे दे दिया। वो कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बन गया v बराबर IR। इसी तरीके से आप पढ़ते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, F बराबर ma। लेकिन F बराबर ma थोड़ा ही कहा था, उसने कहा था कि जो लगाया जाने वाला बल है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मतलब mv वन मत दो, mv माइनस mu। ठीक है, संवेग परिवर्तन का दर मतलब बटा टाइम। अब इसके समानुपात होता है, ये कहा था। तो भाई इससे क्या निकल के आएगा, F समानुपाती m इंटू वी माइनस यू बाई टी क्या होता है, v माइनस यू बाई टी क्या होता है,
एक्सेलरेशन मतलब एम ए, एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब यहाँ भी समानुपात को तोड़ने के लिए एक के दिया जाता है, फिर उसका मान 1 लाया जाता है। खैर ये सब तो फिजिक्स की चीज है। कहने का मतलब है कि समानुपात हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। इसमें जो और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान में रखने का है कि ये के अचर मान है, फिक्स है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जब y को y1 लिया जाएगा और x x1 होगा तो हम लोग ये कहेंगे कि x1 बराबर के y1, y का मान बदलेगा, y2 अगर करेंगे तो k बराबर x2 बराबर के y2, और इससे अगर कोई k निकालेगा तो क्या आएगा x1 बटा y1, और k अगर इससे निकालेंगे दूसरे वाले से तो ये क्या आएगा x2 बटा y2। ठीक है, अब यहां से आप लोग को क्या मिलेगा भाई, यहां से मिलेगा समानुपात का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा, समानुपात का कॉन्सेप्ट। अब देखो k बराबर x1 बटा y1 भी है, k बराबर x2 बटा y2 भी है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि x1 बटा y1 और x2 बटा y2 ये आपस में बराबर है। मतलब ये अनुपात x1 बटा y1 और x2 बटा y2 का अनुपात आपस में बराबर है। तो इसी चीज को लिखा जाता है इस तरीके से भी कि x1 अनुपात y1 है ना, x1 बटा y1 को अनुपात में लिख सकते हैं। सबसे शुरू में ही बताया कि जो अनुपात होता है वो भिन्न में लिखा जा सकता है, तो भिन्न को भी हम लोग अनुपात में लिख सकते हैं। और इस बराबर के लिए आ जाता है ऐसा 4 डॉट वाला सिंबल, और ये x2 अनुपात y2 के बराबर हो गया। मतलब कि समानुपात का मतलब कुछ और नहीं है, ये दो अनुपात के बराबर होने के बारे में बता रहा है। तो समानुपात का मतलब क्या हो गया, सम अनुपात, एक जैसा अनुपात है, दोनों अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। तो ये हुआ समानुपात। ठीक है, जैसे अगर मान लो, अगर तुम लिखना चाहो 2/3 और 4/6, क्या ये समानुपात है, तो हाँ है, क्योंकि 4 और 6 को काटोगे तो ये क्या नजर आएगा, 2 और 3 नजर आएगा। लेकिन यहां काटना है नहीं, ठीक है, काटना नहीं है। तो 2 और 3, 4 6 समानुपात है, मतलब 2:3 समानुपात 4:6। इसी चीज को लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/3 बराबर 4/6 है ना। तो उसको अनुपात और समानुपात के फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे। अगर a अनुपात b समानुपात p अनुपात q दिया हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है कि a बटा b बराबर p बटा q होगा। तो उम्मीद है समानुपात का क्या मतलब हुआ ये समझ में आया, समान अनुपात होना चाहिए। ठीक है, और ये निकलता कैसे, ये भी अभी आप लोग को बताया गया था। अब देखो, एक चीज है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, जैसे x बराबर k बटा y, ये क्यों हुआ, देखो जैसे मान लो कहीं कह रहा है कि x क्या है, x व्युत्क्रमानुपाती है y का, तो उसको हम लोग x समानुपाती 1/y के तरह लिखेंगे। ठीक है, यहां पे ये कहा जाएगा कि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, तो 1/y करके अनुपात में करेंगे। ठीक है, अब इस समानुपात के चिन्ह को अगर तोड़ोगे तो k आता है। ठीक है, तो x बराबर k बटा y बन जाएगा, है ना। तो आप या तो ये कहें कि x 1/y के समानुपाती है या x y के व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों बात एक ही है। आया बात समझ में। लिखने का तरीका क्या है, ऐसा है। जैसे आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या, कि चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। क्या पढ़ते हैं भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ये पढ़ते हैं। अब इसमें दूरी तो फिक्स है, मान लो घर से जाना है स्कूल जो कि 10 किलोमीटर पे है, तो दूरी तो फिक्स है। जितना समय बढ़ाओगे चाल उतना ही घटेगा, और जितना समय घटाओगे चाल उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो 10 किलोमीटर की दूरी कोई 1 घंटा में तय करे तो धीरे धीरे चलेगा,
10 किलोमीटर की दूरी अगर 15 मिनट में तय करनी है तो तेज बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया भाई, चाल व्युत्क्रमानुपाती है समय का। तो इसको लिखेंगे कैसे, चाल समानुपात वाला चिन्ह और समय। चाल 1 बटा समय के समानुपाती है या चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों एक ही चीज है ना। v 1/t, v प्रोपोर्शनल टू 1/t। ये हुआ क्या, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब समय को बढ़ाओगे तो चाल घटेगा। और समानुपात में क्या था, जैसे x समानुपात y था, तो अगर y को बढ़ाओगे तो x भी बढ़ेगा, y को घटाओगे तो x भी घटेगा। यहां उल्टा होता है, अगर समय को बढ़ाओगे तो चाल घटेगा, समय घटाओगे तो फिर चाल बढ़ेगा। ठीक है, तो आए बात समझ में, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का यूज क्या है, एप्लीकेशन है ना, उसका अर्थ क्या है। देखो अर्थ समझना जरूरी है, उसी को हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ फॉर्मूले वगैरह रट लिए वही है, उसका मतलब क्या है उसको समझें, ताकि सवाल बनाते समय हर चीज महसूस हो जाए। देखो अब कुछ एक टर्म है जो कि एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं और जानकारी नहीं होने की वजह से गलत हो जाता है। जैसे वर्गानुपाती या डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो दो समान अनुपात के मिश्रित अनुपात को वर्गानुपाती कहते हैं। जैसे a अनुपात v का वर्गानुपाती क्या होगा, a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर। अब क्वेश्चन कैसा दे देता है, दिक्कत क्या हो जाती है, वो ये है कि जैसे मान लो क्वेश्चन में दे देगा कि a अनुपात b बराबर 2:3 है। ठीक है, तो a तथा b का वर्गानुपाती या डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। ठीक है, अब जब पढ़ाई ही नहीं है डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो निकालेंगे क्या, उस समय फिर समझना लगेगा कि भाई डुप्लीकेट रेशियो क्या है, मालूम ही नहीं है, इसको दुगना करना है क्या, आधा करना है क्या, पता नहीं। लेकिन अगर पता है कि डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है भाई, a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर करना है, तो कुछ नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 अनुपात 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे तुरंत। तो ये सब टर्म इसलिए पता होने जरूरी होते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन में साफ साफ ये चीज नहीं लिखता है कि ये निकालो, वो नाम दे देगा कि डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो आपको पता होगा जब आप निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। घनानुपाती या ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, a³ अनुपात b³। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया रहे कि x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है, और x घटाओ y बराबर 1, तो भाई x तथा y का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए। ठीक है, x तथा y का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया है। तब फिर क्या करेंगे, इससे हम लोग निकालेंगे x और y का मान, या फिर x अनुपात y निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे वो सब आगे आएगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सब आप लोग को डिटेल से बताएंगे कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x बटा y निकालेंगे जो कि आएगा आपका 4/3। ठीक है, सॉल्व करके आप देख सकते हैं, 4 3 7, 4 घटाओ 3 1, है ना। तो x बटा वाई मिल गया। और जब ये पता है कि ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है भाई, x³ बटा y³, तो फिर तुरंत लिख सकते हैं कि 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27, यही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद वर्गमूलानुपाती, मतलब वर्गमूल। देखो हिंदी में चीजें टर्म जो है बहुत आसानी से क्लियर होती है। वर्गमूल का अनुपात, वर्गमूलानुपाती। ठीक है, तो मतलब अगर a और b दिया हुआ है, मान लो a अनुपात b आपको दिया हुआ है 36:8। ठीक है, 36:8 नहीं 9 ले लो। ठीक है, 9, तो इसका वर्गमूल अनुपात ही निकालना है। तो वर्गमूल मतलब √a बटा √b करना होगा, और √a का मतलब क्या हो जाएगा, √36 बटा √9। √36 मतलब कितना हो गया 6, और √9 का अनुपात मतलब √9 हो जाएगा 3। अब 3 से 6 काट भी सकते हो, कितनी बार में कटेगा भाई, 2:1 बार में कटेगा। ये हो गया √a अनुपात √b। ठीक है, तो ये हो गया वर्गमूलानुपाती या सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, इसी तरीके से जब ट्रिप्लीकेट रेशियो पढ़े तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो भी आएगा, है ना। घनमूलानुपाती, जैसे 64/27। ठीक है, अभी अभी हम लोग देख रहे थे
ये मान लो a अनुपात b दिया हुआ हो आपको और इसका घन मूलानुपाती निकालना हो, तो क्यूब रूट ऑफ a बटा क्यूब रूट ऑफ b करना होगा। मतलब क्यूब रूट ऑफ 64 क्या हो जाएगा 4 और क्यूब रूट ऑफ 27 क्या हो जाएगा 3। तो ये हुआ घन मूलानुपाती। उम्मीद है समझ में आया होगा ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अलावे देखो एक चीज ये है अल्टरनेंडो, एकांतरानुपात, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि अगर मान लो a अनुपात b समानुपात c अनुपात d दिया हुआ हो, तो आप a बटा b बराबर c बटा d तो इसको लिखते ही है, a बटा c बराबर b बटा d भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे देखो अभी अभी आप लोग को पीछे बताया था कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि a बटा b बराबर c बटा d होगा। सिंपल, ये आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। तो इससे आप ये भी तो कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कि a गुना d मतलब ad बटा बराबर b गुना c bc, ऐसा कह सकते हैं। और जब ये कह सकते हैं तो ये c को इधर नीचे और d को इधर भी नीचे हम लोग दे सकते हैं। मतलब इससे आगे हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि a बटा c बराबर b बटा d। तो आया बात, a बटा b बराबर c बटा d को a बटा c बराबर b बटा d भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको अल्टरनेंडो कहते हैं, मतलब अल्टरनेट कर दिया, एक दूसरे से चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ एकांतरानुपात। क्यों आता है समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो, अच्छा एक एग्जांपल इस पे देख लो। जैसे मान लो 2 अनुपात 5 है समानुपात 7 अनुपात 8 है। तो इसका मतलब ये है कि 2 बटा 5 बराबर 7 बटा 8 होगा। अब इसको तिरछा तिरछा गुना करके और फिर वैसे ही चेंज करोगे तो इससे ये भी निकल के आएगा कि 2 बटा 7 बराबर 5 बटा 8, ठीक है, ये भी होगा, ठीक है। लेकिन आप ये समझने के लिए तो है, लेकिन ये गलत है भाई। इस तरीके से अगर तुम करोगे संख्या पे तो वो तो आएगा नहीं ना। 2 बटा 5 का मान होता है कुछ और, 7 बटा 8 का मान कुछ और होता है। और बोलोगे कि सर ये कहाँ आया, ये 2 बटा 5 तो 0.4 था और 7 बटा 8 क्या हुआ 0.8 सते 56 अठी 64 8 7, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो ये बराबर कहाँ है, तो भाई जब पहले ही बराबर नहीं था तो दूसरी बार में कहाँ बराबर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर नंबर पे लोगे तो नहीं आएगा। हाँ, नंबर अगर सेलेक्ट करके हम लोग लेंगे तब आ जाएगा। जैसे आप ऐसे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं भाई, कोई भी नंबर लेने से वो अनुपात पे तो हो नहीं जाएगा। जैसे ये 2 बटा 5 है तो इधर बराबर में लिख दो 6 अनुपात 15, मतलब इसका 3 गुना कर लिया, 2 तिया 6 5 तिया 15। अब ये आएगा 2 बटा 5 बराबर कितना था 6 बटा 15, 2 बटा 5 बराबर 6 बटा 15। क्यों, क्योंकि इसको भी काटो 2 बटा 5 ही आएगा। अब अगर 6 को नीचे दे दोगे तो 2 बटा 6 बराबर 5 बटा 15 होगा, अगर तिरछा इधर उधर दे दिए। अब इधर काटोगे तो ये 1 बटा 3 नजर आएगा, 2 तिया 6, और उस तरफ भी काटोगे तो 5 तिया 15 1 बटा 3 नजर आएगा। तो वेरीफाई हो गया ये फॉर्मूला जो हम लोग अल्टरनेंडो में देख रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट देखो क्या है, योगांतरानुपात, योगानुपात, कंपोनेंडो। देखो कंपोनेंडो का मतलब ये है कि जैसे वैसे तो लिखा हुआ है यहाँ पे हर चीज कि a बटा बी बराबर अगर c बटा d है, ठीक है, तो इसमें अगर इधर भी एक जोड़ दें और इधर भी एक जोड़ दें तो जोड़ने के बाद ये a प्लस बी बटा b और c प्लस d बटा d नजर आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कंपोनेंडो, ठीक है। इसको उल्टा भी कर सकते हो तुम, अगर ऐसा है तो b बटा a प्लस बी और d बटा c प्लस d भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी अनुपात बराबर होता है। आया बात समझ में, ये हुआ कंपोनेंडो। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, डिविडेंडो, अंतरानुपात। अंतरानुपात कैसे हम लोग करेंगे, जैसे a बटा b बराबर अगर c बटा d है तो इधर भी -1 कर लो, इधर भी -1 कर लो। अब
a माइनस बी बटा बी बराबर c माइनस डी बटा डी। ठीक है, अगर इसको घटाएंगे तो ऐसा नजर आएगा, जो कि आपका डिविडेंडो है। इसको अगर उल्टा कर लोगे तो भाई b बटा a माइनस बी बराबर d बटा c माइनस डी भी हम लोग कह सकते हैं, ये भी बराबर आएगा। आप एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हैं, बस यही है कि कुछ उल्टा फुल्टा एग्जाम्पल मत ले लेना, वैसा एग्जाम्पल लेना जिसमें कि वास्तव में अनुपात बराबर हो, जैसे अभी आप लोग को पीछे करके दिखाया था। ठीक है, तो वो चीज है, गलत अनुपात लोगे तो फिर वो बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये हुआ डिविडेंडो। अब देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो साथ साथ हम लोग लगाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में ये काम करना पड़ता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। साथ साथ जब लगाते हैं, ठीक है, मान लो a बटा बी बराबर अगर c बटा डी है, तो कंपोनेंडो करोगे तो ऊपर प्लस हो जाता है, और डिविडेंडो करोगे तो नीचे माइनस हो जाता है ना, a माइनस बी। उसी तरीके से इस तरफ कंपोनेंडो करोगे तो ऊपर प्लस हो जाता है, डिविडेंडो करोगे तो नीचे माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ बात, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखो इधर था ये डिविडेंडो, इधर है ये कंपोनेंडो। अब कोई कहेगा कि सर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब एक साथ लगाए तो ये बाकी का सब कहाँ चला गया। ठीक है, ये तो आपको बहुत जगहों पर मिल जाएगा, बहुत से किताबों में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसको आप फिल कीजिए। देखो जब इसमें लगाया था पहले कंपोनेंडो तो आया था क्या, याद करो, कंपोनेंडो लगाया था तो दोनों तरफ एक जोड़े थे, a प्लस बी बटा बी और बराबर c प्लस डी बटा डी आया था जब कंपोनेंडो लगाया था। जब डिविडेंडो लगाया था तो ऊपर माइनस माइनस नजर आया था, और उसको फिर जब उल्टा हम लोग कर लिए थे तो नजर आया था b बटा a माइनस बी बराबर d बटा c माइनस डी, ये नजर आया था। ठीक है, डिविडेंडो लगा के जब उल्टा किए थे, देखो ये आया था ना, ये b बटा a माइनस बी डी बटा c माइनस डी। अब ये दो समीकरण आपको मिल रहे हैं, समीकरण भी आप कह सकते हैं क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। ठीक है, दो समीकरण मिल रहे हैं, इनको अगर कोई आपस में गुना करेगा तो b से b तो कट जाएगा, नहीं ऐसा नजर आएगा। देखो a प्लस बी बटा बी इंटू बी बटा a माइनस बी और c प्लस डी बटा डी बराबर इंटू डी बटा c माइनस डी। अब देखो यहाँ d से d उड़ गया और b से b उड़ गया, क्या नजर आया भाई, a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटा c माइनस डी। ठीक है, तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक साथ अप्लाई करने पर ये रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और इसको लोग याद कर लिया करते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से इस बात पे फोकस रहा है कि आप लोग मैथ को रटे नहीं, समझें। जब आप समझेंगे तो मैथ महसूस होगा, और जब महसूस होगा तो आपको इसमें मजा आने लगेगा। ठीक है, मैथ को जब इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो फिर वो बोझ नहीं लगेगा। ठीक है, कई बार आप लोग को बताया कि देखो जिस लड़के को मैथ मुश्किल लगता है ना, उसके लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट मैथ होता है, और जिसको अच्छा लगता है उसके लिए सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ होता है। तो इसको समझ लोगे तो उसके बाद फिर ये बहुत आसान है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एक और कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।